दोस्तों, स्वागत है आप सब सभी लोगों का इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलिए हम जो है अपना हेडिंग दे देते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आपको नाम देख के ही पता चला कि इसमें स्ट्रक्चर्स होंगे। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स करने का मतलब होता है ढांचा, यानी कि ब्लॉक्स। यानी कि ये जो प्रोग्रामिंग होता है इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर या ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर और ब्लॉक कैसे रहते हैं, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं आपको एक फिगर से बता देता हूँ इसमें कि एक प्रोग्राम है। ये कोई एक कंप्लीट प्रोग्राम है। यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। ये एक प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। चलिए मैं आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए, एक स्ट्रक्चर यहाँ तक है, यानी कि एक ब्लॉक यहाँ तक हो गया। ये दूसरा ब्लॉक यहाँ तक हो गया, तीसरा ब्लॉक यहाँ तक हो गया। इस तरह से बहुत सारे इसमें ब्लॉक्स बनते रहेंगे और ये बहुत सारे ब्लॉक्स मिल करके या स्ट्रक्चर्स मिल करके एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसी प्रोग्राम को हम कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये जो प्रोग्राम बना इसी को हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहेंगे। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें जो ब्लॉक्स है जिसको स्ट्रक्चर हम कहते हैं, उसको फंक्शंस भी हो सकता है, या जो ब्लॉक है वो एक फंक्शंस भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है वो कोई अदर ब्लॉक होता है, जैसे इफ एल्स ब्लॉक हो सकता है या कोई और ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का। जैसे कि सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, तो चलिए एक सी का प्रोग्राम यहाँ पर आपको बना दे करके दिखाता हूँ। हैज़ इंक्लूड stdio.h। जैसा कि हम जानते हैं कि सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ ध्यान दे करके लिखना पड़ता है। conio.h, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक हेडर फाइल है studio.h और conio.h। studio.h में जो है ये printf का डिफिनीसन रहता है। ये जो printf है इसका डिफिनीसन रहता है स्टूडियो में, और ये गेट सी एच है, इसका डिफिनीसन जो है कोनियो में रहता है। गेट सी एच का यूज़ क्यों होता है कि जैसे गेट सी एच का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा स्क्रीन जो है टर्मिनेट ना हो, उसके लिए हम गेट सी एच लगाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है मेन मेथड से स्टार्ट होता है। अब ये मेन जो है एक ब्लॉक है, एक फंक्शन है जिसके अंदर देखिए इतना कोड लिखा हुआ है, तो मेन एक ब्लॉक हो गया। तो अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमने बोला था कि बहुत सारे ब्लॉक्स रहते हैं। तो एक मेन, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है, तो यहाँ पर एक मेन जो है एक फंक्शन है। इसमें मान लीजिए इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं हम, और या कोई और ब्लॉक का भी यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। एक मेन मेथड में इतना सारा कोड है। अब मेन मेथड से जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो मेन मेथड से जो है यहाँ पर आएगा इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में सबसे पहले प्रिंट होगा हेलो, और ये जो है बैकस्लैश एन, ये जो है लाइन चेंज करता है, यानी कि अगले लाइन में जंप करने के लिए बैकस्लैश एन लिखा जाता है। उसके बाद फिर हेलो लिखने के बाद अगला लाइन में आएगा प्रिंट एफ के बाद इसमें लिखा हुआ है बैकस्लैश एन, यानी कि ये जो है नेक्स्ट लाइन में फिर आएगा और उसके बाद लिखेगा वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद फिर गेट सीएच लगा हुआ है जिससे कि हमारा स्क्रीन टर्मिनेट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं तो एक लाइन और लिख सकते हैं कि प्रिंट एफ बैकस्लैश एन प्रेस एनी की टू टर्मिनेट फ्रॉम स्क्रीन, यानी कि हम कोई की दबाएंगे तो हम स्क्रीन से जो है हट जाएंगे। तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ बैकस्लैश एन प्रेस एनी की टू एग्जिट, यानी कि कोई भी की दबाइए और एग्जिट कीजिए। उसके बाद गेट सीएच लगा हुआ है जिसके हमारा स्क्रीन जो है टर्मिनेट ना हो। उसके बाद फिर जो है फंक्शन जो है बंद हो जाएगा। अब जिसका हम आउटपुट देखते हैं कैसे होगा। यहाँ देखिए हेलो लिखा है।
स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के पढ़े बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानने के लिए हमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में जानना जरूरी है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या फ़ायदा होता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर, या फिर कोई भी बिजनेस पर्पस के लिए हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कोई हम मल्टीमीडिया फाइल्स या गेम बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हम बिना स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पढ़े हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी उप्स का कोई भी कंसेप्ट जो है वो हमारे समझ के बाहर होगा। इसलिए जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए हमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का पढ़ना ज़रूरी है। तो इसका आंसर ये है आपके सामने। देखिए, बाय द हेल्प ऑफ उप्स की मदद से वी कैन डेवलप मैनी स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। हम जो है बहुत सारे स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मल्टीमीडिया बना सकते हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस बना सकते हैं या गेम बना सकते हैं। और हमें उप्स के साथ डील करने के लिए यानी उप्स को पढ़ने के लिए हमें जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि फंक्शंस, यानी फंक्शंस में कौन सा फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस है, कौन सा फंक्शन जो है यूज़र को द्वारा बनाया गया है यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है, एक्सेट्रा। यानी उसी तरह से ब्लॉक्स में कौन सा इनर ब्लॉक है, कौन सा आउटर ब्लॉक है, इफ एल्स के बारे में जानना होगा, और भी बहुत सारे ब्लॉक के बारे में जानना पड़ेगा। कीवर्ड्स, जैसे कि इफ एल्स एक कीवर्ड ही होता है, इसके अलावा भी और बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जिन्हें कि जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उन सभी छोटे छोटे कंसेप्ट जो कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में है, अगर हम इन सभी को पढ़ लेंगे तभी जो है हम उप्स को जान पाएंगे, ताकि जो है हम बाद में चल के एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें जो है उप्स का ज़रूरी होता है, लेकिन हमें उप्स पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पढ़ना, ठीक है। अब ये जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस बनाएंगे, ये जो है डेस्कटॉप के लिए हम बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस के लिए भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी बना सकते हैं, तो उप्स की मदद से। लेकिन उप्स को हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे तभी। तो इसलिए जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आज भी जो है बहुत ही यूज़ में आता है। इसलिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से बता दूंगा, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है सी, पास्कल, क्यूबेसिक एक्सेट्रा। तो चलिए, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला लेक्चर में हम बात करेंगे उप्स के बारे में, और अगले कुछ लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक अपना वंदे मातरम।